हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए ये सीटेट का 20/12/2021 का CDP का क्वेश्चन है। ठीक है, CDP का। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। बी। दूसरा, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। ऑप्शन 3 वाला देखिए, विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है। डी। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, बताइए आप लोग। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। शीर्षगामी सिद्धांत तो गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो इनमें से कौन हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो भाषा विकास नहीं होगा, नैतिक विकास नहीं होगा, नैतिक जो सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है उसे कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास नहीं हो, तो बस क्या एक ही, तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा सही, ए। ठीक है, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। ठीक है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो जन्म पूर्व का समय, जब भाषा कोई बच्चा कौन अवस्था में भाषा जल्दी सीख लेता है। प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन, युवा अवस्था। तो ये जन्म में तो नहीं सीख पाएगा, ये बहुत आगे का एक एज हो गया। तो बच गया दूसरा और तीसरा, यही दोनों में से कौन होगा, कोई होगा आंसर। तो बताइए आप लोग, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक सामाजिक, दूसरा द्वितीय सामाजिक, परछन अविकृत समाजीकरण, सक्रिय समाजीकरण। देखिए, परिवार में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू कर देते हैं। यानी कि कहने का इसका मतलब यह है कि जब बच्चा अपने परिवार में रहता है तो उसे कौन सा समाजीकरण कहते हैं। तो ये सब तो फालतू में है, बस यह द्वितीय और प्रारंभिक। तो द्वितीय तो समाज स्कूल हो जाएगा, यह भी नहीं होगा, तो बस गया ए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आंसर हो जाएगा प्रारंभिक समाजीकरण। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग का 6 स्टेज है, 3 स्टेज है, और पहला में 2 गो
देखिए 3 स्टेज दिए थे और तीनों में दो दो गो थ्योरी बताए थे, तो ये 6 गो हो गया। ठीक है, 6 गो हो गया। देखिए पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो इसमें से कौन हो जाएगा? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन यानी कि बच्चा सही गलत के बारे में सोचने लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा आप लोग कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, पारंपरिक चरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यानी कि समायोजन, समाजीकरण, आत्मसमीकरण, संगठन। बताइए कौन होगा? पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 के कौन आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसत्करण। ठीक है, आत्मसत्करण। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। ठीक है, मीना है जो शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? ठीक है, तो मीना जो है अब शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है, तो यानी कि जब बच्चा तर्क करने लगता है तो कौन सा स्टेज में आ जाएगा? तर्क कर रहा है, देखिए बढ़िया से बताइएगा सोच समझ के। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगी गामक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेगी गामक ये तो नहीं होगा, अमूर्त नहीं होगा, तो बच गया ए और पहला और चौथा में से, यही दोनों में से कोई होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, पहला। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, समीपस्थ विकास क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? जेरोम ब्रूनर साहब ने, डेविस आसवेल, रॉबर्ट एम गैलेलेवाइगोस्की। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। तो इसका ये सब तो ऐसा ही है, ये सब नहीं होगा आंसर, तो ये बच गया लेवाइगोस्की। लेवाइगोस्की जो है समीपस्थ विकास के क्षेत्र का प्रतिपादन किए थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा कथन लेवाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? कौन सा कथन लेवाइगोस्की के मूल सिद्धांत के सही मायने में दर्शाता है? अधिगम के अंतर्गम प्रक्रिया है, अधिगम एक अंतर्गम प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक
क्रमबद्धता प्रक्रिया है जिसमें 4 चरण है। तो कौन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के बताइए। अधिगम एक लेव वाइगोस्की जो है वो समाज के बारे में बताते हैं। जैसा ही लेव वाइगोस्की साहब आए तुरंत ध्यान जाना चाहिए समाज में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, केवल। देखिए केवल जो होता है सीटेट में निगेटिव रहता है, तो ये तो नहीं होगा, विधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 के एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, तो ये तो सही है। मौखिक दंड का प्रयोग, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, नहीं। देखिए ये जो है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता, बार बार एग्जाम ये नहीं होगा, मौखिक दंड नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रूपी मानकीकृत है जो निगेटिव है, यहाँ केवल भी निगेटिव है, लेकिन केवल में देखिए ये क्या कह रहा है, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, ठीक है। अधिगम का नहीं के लिए बल देना, तो यहाँ ये पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के डी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पूर्वगामी है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, वेंडोरा साहब का। तो इनमें से कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास, देखिए यहाँ पॉजिटिव है, संज्ञानात्मक विकास का जो प्रतिपादन किया था वो पियाजे साहब ने किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पियाजे साहब। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो देखिए आप लोग टीचर हो गए हैं, तो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाता है भेदभाव, उसको कैसे हम रोक सकते हैं? तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये, या फिर कक्षा में बाल बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है बच्चा को हम कक्षा में अलग अलग थोड़ी ना बैठा सकते हैं। यहाँ निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव वाला जो क्वेश्चन होता है वो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियों को गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। तो ये नहीं हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा 12 के
बी। क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 के पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। आप कह दीजिएगा किसी को कि पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। 3 देखिए ऑप्शन, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गतिविधि अनुभवों का समायोजन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर लग तो रहा है, ये देखिए अगला ऑप्शन क्या कहता है, पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल में सीखे ज्ञान से पृथक करेंगे। नहीं, ये गलत, ये भी गलत। सही आंसर कौन हो जाएगा इसका, तो सही आंसर 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का 3 आंसर, 3 वाला ऑप्शन वाला। आगे देखिए, ध्वनि, लय और शब्द के अर्थ के प्रति सचेतना किस बिंदु के मूल्य है। अंतर्व्यक्तित्व, भाषिक, स्थानिक। देखिए अंतर्व्यक्तित्व तो इंटरपर्सन कहते हैं, INTER इंटर, और अंतर्व्यक्तित्व तो इंट्रापर्सन। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल्य है, तो 14 के कौन हो जाएगा, ये सब ध्वनि, लय। देखिए तो ये सब शब्द, ये सब भाषा से रिलेटेड है, लग रहा है ना कि भाषा से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। सहयोगी प्रयोजित कार्य, एक शब्द कोश वाले वस्तु परक प्रश्न, मानक परीक्षण निगेटिव है, मात्र स्मरण पर आधारित, बार ये स्मरण नहीं करेंगे, ठीक है। तो 15 का कौन हो जाएगा आंसर, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि का अधिक उपयुक्त रहेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सहयोगी प्रायोजित कार्य, ठीक है। 16 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। सतत से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन नंबर 16 का, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। बी, अंकों, ग्रेडों एवं अन्य प्रकार के छात्रों की उपलब्धि तुलना नहीं कर सकते हैं। पेपर पेंसिल परीक्षा नहीं। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहार की योग्यता का मापन करना, तो स्मरण निगेटिव। तो एक ही ऑप्शन बचा ए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 18 देखिए, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्षण
निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित? तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य निगेटिव शब्द है, असफलता अस्वीकार लक्ष्य, आत्म पराजित लक्ष्य। तो 17 क्या हो जाएगा? असफलता अस्वीकार लक्ष्य। कोई चाहेगा कि हम असफल हो जाए, तो यह भी निगेटिव है। आत्म पराजित, हम अपने से चाहेंगे कि हम पराजित हो जाएं, तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य ये हो जाएगा। 18 देखिए, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? विभेदन, भेदभाव, मानकीकृत अनुदेशन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना। तो कौन हो जाएगा? कौन सा समावेश का नियम है? इसका बताइए आंसर कौन होगा? तो इसका व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, थ्योरी वाला क्वेश्चन नंबर 18 के सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 19 क्वेश्चन नंबर है। 30 गो CDP का सेट है। ठीक है, और इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी चैनल से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, और CDP और EVS मैथ ये तीनों का टेलीग्राम पर सेट मारना है तो उसका दूसरा चैनल है, यूट्यूब पर ग्रुप है, उसमें चलता है, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे एक अलग संस्था में नहीं रख सकते हैं। समावेशी कक्षा उसे कहते हैं जो एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में सबको एक साथ पढ़ाया जाए, उसे समावेशी कहते हैं। ठीक है, नियमित स्कूल में जाना चाहिए, तो 3 वाला हमको सही लग रहा है। ठीक है, और इसका आंसर चौथा देख लेते हैं। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी परिस्थितियों में जूझने की क्षमता विकसित हो। नहीं, तो इसका 3 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। 20 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? ऑप्शन देखिए, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। तो इसमें से कौन हो जाएगा? चारों ऑप्शन में से चुनना है जो सही होगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता कौन हो जाएगा? तो देखिए, कल्पनाशीलता, उत्तरों को स्वीकार करना, ए, विचार मंथन पर बल देना, बी भी सही लग रहा है, अभिसारी चिंतन पर बल देना, नहीं ये नहीं होगा, असहमति के प्रति सहनशीलता ये भी होगा। तो 1, 2 और चौथा कहाँ है? तो ऑप्शन 4 में है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है, 1, 2, 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक स्वैर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है,
की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों के कार्य करने की अनुमति देना, बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, समान कक्षा में प्रतिकारी ट्यूशन की मदद लेना, स्कूल में भेजना, ये सब निगेटिव है। बच्चा पहला और दूसरा यही दोनों में से होगा। नहीं सॉरी नहीं, निगेटिव न पूछ रहा है तो ये तो नहीं होगा, ये पॉजिटिव है। ये दोनों में से होगा। समान कक्षा में प्रतिकारी ट्यूशन की मदद लेना, तो ट्यूशन की मदद लेगा नहीं, ये भी नहीं होगा, सही है। बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, तो हम किसी बच्चा को विशिष्ट स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। बोले ना कि ये समावेशी कक्षा में पढ़ाना है एक ही स्कूल में, तो इसका 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 3 21 के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने की क्या करना चाहिए? पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, के लिए हतोत्साहित निगेटिव है नहीं, कि कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए, हम बच्चा के पढ़ाएंगे और क्वेश्चन नहीं पूछने देंगे, पर सजा देना चाहिए, ये सब निगेटिव है। तो इसका सही आंसर एक ही लोग रहा है, एकदम सामने लोग रहा है, के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ए 22 के 1 हो जाएगा। 23 देखिए क्या कर रहा है। 23 कथन निष्कर्ष वाला आ गया, ये वाला ध्यान से पढ़िएगा। विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। अब इसका कारण दिया है, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। तो इसमें देखा जाता है कि ये जो कथन है उसके प्रति ये कारण सही है। अगर दोनों सही है तो दोनों सही वाला ऑप्शन होगा, व्याख्या करता है। अगर नहीं है तो नहीं व्याख्या करता है। ये सही है लेकिन आर गलत, ये दोनों गलत, तो कौन हो जाएगा इसमें से? क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर बताइए। विद्यालय को छात्र में पाठ्य पुस्तकों को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। सही लग रहा है, करनी चाहिए। अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। हाँ, दोनों सही लग रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो 23 के ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? खंड कहलाता है, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक, संकल्पना मानचित्र। तो 24 के कौन हो जाएगा? आलेखनीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? स्मृति सहायक नहीं, खंड तो नहीं होगा, अग्रवर्ती आयोजक ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर संकल्पना मानचित्र 4 हो जाएगा ऑप्शन, चौथा सही।
क्वेश्चन नंबर 25, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक प्रेरणा यानी कि अंदर से जो बच्चा प्रेरित हो। देखिए, रोशन परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता नहीं, ये सब इनाम उनाम वाला। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रही है क्योंकि उसके माता पिता फिर से टीवी नहीं। रोमा बहुत ही पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है, यह भी नहीं होगा। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 25 के चौथा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 4 को और बच रहा है। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? चिंता करने में सहायता नहीं देती है। कौन सा ऑप्शन में चिंता बच्चा नहीं करेगा? छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, छात्रों को लघु अवधि के अर्थार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, कक्षा में छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना सहायता नहीं करता। तो तुलना नहीं करना, यही तो होगा 4 वाला निगेटिव, ऐसा ही पकड़ा गया। चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सीडीपी में जो है, सीडीपी में जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं धराएगा। अगर हाँ एक बार में पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस जितना करिए उतना सीडीपी जल्दी बन जाएगा। ये प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, ऐसे सोचिएगा कि जल्दी ये बन जाए तो ऐसे नहीं होगा, समझे? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है। यानी कि छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखिए, आधुनिक त्रुटि वाले छात्रों का कम त्रुटि वाले छात्रों का पृथक करेंगे, नहीं, ये नहीं होगा। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड दे देंगे। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देंगे। बार बार एक ही प्रश्न थोड़ी ना कराएंगे। त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों को चिंतन को समझने में मदद करता है। 4 वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। 27 के चौथा आंसर सही। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? 20 वाला एनईपी 2020, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005, ये दोनों में से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो परीक्षा के लिए पढ़ना केवल नहीं, स्मरण आधारित शिक्षा नहीं, वेधन और अभ्यास बार बार नहीं करेंगे, तो संप्रत्यय की समझ। 4 वाला ऑप्शन सही लग रहा था, इसलिए 28 के हो जाएगा चौथा आंसर सही, 4 वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा, पुनरावृत्त जब ये कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता में भाग लेते हैं, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों का उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं, नहीं।
अभ्यास नहीं, व्याख्या और संप्रत्यय अनुदेश द्वारा। देखिए अब 2 को बचा ऑप्शन, ऐसे छांट के बनाइएगा ऑप्शन काट के तो जल्दी हो जाएगा, और पूरा ऑप्शन चारों पढ़ने पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब पहला और तीसरा में से बताइए कौन होगा। तो इसका हो जाएगा जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता में भाग लेते हैं। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, देखिए छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रदान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश खाली जगह को बढ़ावा देने की एक विधि है। तो कौन सा विधि है ये? यंत्रवत अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, अनुवंशिक अधिगम, निर्देशात्मक अधिगम। निर्देशात्मक नहीं हो जाएगा, यंत्रवत नहीं हो जाएगा, तब बच गया 2 और 3, यही दोनों में से कोई होगा। तो देखिए प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, ये हमको तो नहीं लग रहा है, ये भी नहीं होगा, तो बच गया 3 वाला ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए कितना देर में 40 मिनट में हो गया 30 क्वेश्चन। ठीक, और बीच में हम कुछ नहीं बोले, इसलिए अगर वीडियो बढ़िया लगे तो, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बीच में हम कहीं नहीं बोले हैं ये सब कि चैनल को सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे, हेल्पफुल लगे, नहीं लगे कि हमें काम आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।